नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, DFCCIL के लिए स्पेशल हमने टॉप 100 क्वेश्चन की बात की थी। 25 क्वेश्चन के 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज ये 25 क्वेश्चनों का हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी 100 क्वेश्चंस को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ करके जाएं। अगर आपने प्रीवियस 75 क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहां पर वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन है उसे भी आप अच्छे से कवर अप ज़रूर करना। उम्मीद है कि 25 की जगह आपको 30-25 क्वेश्चन ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले निवेदन ज़रूर करूंगा कि कंप्लीट वीडियो को देखना और जब पसंद आ जाए ना क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों, YouTube चैनल पर आप हमारे नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ से एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया। ऐप में हम प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट और पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सवालों से शुरू करते हैं और हमारा आज का नंबर 1 सवाल है कि 75/5 निम्न में से किसका विशिष्ट विवरण हो सकता है। टाइपिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 75/5 किसका हो सकता है, ये सवाल पूछा गया। माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे मैं आपको बताऊं तो ये सिटी का तो उत्तर तो आना ही है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपको एग्ज़ाम में सिटी से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि सिटी वर्तमान में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसका प्रैक्टिकल बहुत यूज होता है। सो आप इसे याद रखें। दोस्तों याद रखें, सिटी की सेकेंडरी साइड हमेशा 5 एम्पियर की होती है। हालांकि 5 एम्पियर और 1 एम्पियर की भी होती है, प्रैक्टिकली 5 और 1 दोनों की होती है। लेकिन ये है कि अगर सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर लिखा हुआ है, यानी 75/5 लिखा हुआ है, 80/5 लिखा हुआ है, 100/5 लिखा हुआ है, तो ये डिटेल सिटी की ही हो सकती है। ठीक है ना। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सिटी की सेकेंडरी की रेटिंग कितनी होती है, तो 5 एम्पियर या 1 एम्पियर होती है। आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिलता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा और दोनों ऑप्शन करके आ सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरह से पीटी की सेकेंडरी के बारे में अगर बात करें तो 3 फेज़ की पीटी हमेशा 110 की होती है और सिंगल फेज़ की पीटी 100 वोल्ट की होती है। सॉरी, 110 वोल्ट है, एम्पियर नहीं है। यानी सिटी की सेकेंडरी 5 एम्पियर की, पीटी की सेकेंडरी 110 वोल्ट की। ये 3 फेज़ डेटा याद रखें। हालांकि इनकी दूसरी यूनिट को भी याद रखें, है ना। 1 एम्पियर और 100 वोल्ट जो है वो उसकी पीटी का भी रहता है। सिटी करंट स्टेप डाउन है और पीटी वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ध्यान रखें। एक हाई करंट और एक हाई वोल्टेज नापने के लिए और इंडक्शन मीटरों के साथ काम में लिया जाता है और मीटरों के साथ साथ प्रोटेक्शन के भी काम में आती है। अगला हमारा सवाल है, डीसी मशीन में जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो फुल लोड कॉपर लॉस का लगभग कितना % होता है। तो ध्यान रखें, सर्वाधिक हानियाँ आर्मेचर कॉपर हानियाँ ही होती है। डीसी मशीन में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किन हानियों की होती है, तो आर्मेचर कॉपर लॉसेज मैक्सिमम नंबर 1 पर आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा, और लगभग 30 से 40% इनका रेशियो रहता है। 30 से 40% रेशियो का मतलब है कि अगर मशीन में टोटल 1000 वाट का लॉस हो रहा है ना, तो 300 से 400 वाट जो है वो केवल आर्मेचर के ताम्र हानियों में जा रहा है। उसके बाद में फील्ड के कॉपर लॉस में जाएगा, आयरन लॉस में जाएगा एंड मैकेनिकल लॉस में जाएगा, रोटेशनल लॉस में जाएगा, वो अलग है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्वच्छ क्षेत्रों में, यानी बिल्कुल क्लीन एरिया है, तो वहाँ पर इंसुलेटरों के बीच क्रीपेज दूरी का मान कितना होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैंने आपको शायद कई बार करवा चुकी है। आप चारों का याद रखें। जब बिल्कुल क्लीन एरिया होता है, पहले तो देखो इंसुलेटर की क्रीपेज दूरी होती क्या है। एक होती है क्लियरेंस, एक होती है क्रीपेज दूरी। क्रीपेज दूरी होती है कि जैसे यूँ सीरीज में अनेक डिस्क लगी होती है ना, तो डिस्कों के बीच का ये जो गैप होता है ना, जहाँ मेटल लगा रहता है उसके बाद में पोर्सलिन आ रहा है, तो दोनों डिस्कों के बीच की ये जो दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं क्रीपेज डिस्टेंस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फाइनल ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको बोलते हैं क्लियरेंस। तो अगर क्लीन एरिया है तो 16 mm पर केवी होता है और उसके बाद में आता है कि
मॉडरेटली पॉपुलेटेड है यानी ठीक ठाक जनसंख्या है तो 20 mm प्रति केवी है। और यदि एक तरह से यूँ कहें कि थोड़ा सा और ज़्यादा है, जैसे पॉपुलेटेड है तो 22 mm पर केवी के हिसाब से है। एंड हेवीली कंजस्टेड एरिया है तो 25 mm पर केवी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 30 तो किसी का भी नहीं है, राइट। अभी के लिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी रहेगा दोस्तों, ध्यान रखें। अगला सवाल है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में सामान्यतः निम्न में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के बारे में पूछा है। एंड जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, सिंगल फेज 4 तार नाम की कोई प्रणाली नहीं होती है। 3 फेज 4 वायर भी है, 3 फेज 3 वायर भी है और 2 फेज 3 वायर सिस्टम भी है, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर नाम का कोई नहीं है। हाँ, सिंगल फेज 3 वायर अगर हो तब भी चल जाता, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की वायर को मानते हुए अगर अपन मान लेते तो हो जाता। एंड 2 फेज सिस्टम भी होता है बहुत जगह, जैसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग वाला सिस्टम जो होता है लगभग 2 फेज पे ही हम ऑपरेट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अल्टरनेटर के समांतर परिचालन के लिए समान फेज और समान फेज क्रम की जांच करनी है, इसके लिए आवश्यक इक्विपमेंट कौन सा है। साथियों, अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजिंग पर आधारित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अच्छे से इसको पढ़ करके जाएं। इनकी लैंप वाली तीनों वीडियो को भी आप ज़रूर पढ़ें, तो सिंक्रोस्कोप जो है वो इसके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, या ये कहे कि आवश्यक उपकरण है। अगला सवाल है, निम्न में से अधिकतम पेराविद्युत सामर्थ्य मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है। साथियों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किलोवोल्ट प्रति mm में होती है, ठीक है, और ये वो अधिकतम शक्ति होती है जिसे एक इंसुलेशन सहन कर सके। ध्यान रखें, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को नियतांक बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और ये कोई इकाई नहीं होती है, ये वैल्यूएशन के रूप में होता है, सीधा सीधा ध्यान रखें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा ग्लास है ना, तो कांच की जो होती है वो 12 से लेकर 100 किलोवोल्ट प्रति mm के आसपास होती है। दूसरा हमारा माइका है, तो माइका की 20 से लेकर 200 किलोवोल्ट प्रति mm के आसपास होती है। क्वार्टरज की 8 किलोवोल्ट प्रति mm है, और जो हमारा पोर्सलिन है इसकी 15 kV पर mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मानी जाती है। सो दैट चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका हुआ, फिर माइका का, यानी अभ्रक का जो है वो सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर आपको मैं 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इनको बहुत ध्यान से समझना। वैक्यूम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, निर्वात बोलते हैं इसको, और इसके 2 उत्तर ध्यान रखना। अगर निर्वात की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैसे सबसे अधिक पूछ लेना तो निर्वात की होती है, ध्यान रखना। यहाँ तो ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए हमने निर्वात किया नहीं। वैसे अगर पूछे तो ध्यान रखना, वैक्यूम जो होता है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो स्ट्रेंथ जो केवी पर mm में होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। तो सबसे अधिक पेराविद्युत नियतांक किसका माना जाएगा, पेराविद्युत स्ट्रेंथ किसकी मानी जाएगी, वैक्यूम की। लेकिन अगर एक नियतांक के रूप में देना तो ध्यान रखना वैक्यूम की इकाई होती है। यानी 2 क्वेश्चन ऐसे बन गए आपके सामने, या जिनको याद रखना है तो दोबारा समझ लो आपको कैसे याद रखना है। एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, अगर ऐसा सवाल आ जाए पेराविद्युत नियतांक तो वैक्यूम का इकाई होता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो किलोवोल्ट पर mm में होती है, अगर वो पूछा जाता है तो वैक्यूम की अनंत होती है, ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल है, अच्छा एक इसमें वायर का भी है, सॉरी वायु का भी आ जाता है, एयर का। तो एयर का भी नियतांक तो इकाई ही मानते हैं, और केवी पर mm वाली जो है ना वो 3 किलोवोल्ट प्रति mm होती है, ध्यान रखना। इसको जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 30 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो जाता है ना, इसीलिए तो कोरोना 30 किलोवोल्ट से ऊपर में होता है, ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज की बात करें तो, है ना। ये पूछा 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो ये तो मैं पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ, जूल प्रति गुलाम के बराबर होता है, ठीक है। इसको तो आप जानते ही हो, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। एक सर्किट दिखाया गया जहाँ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, आपसे पूछा गया कि टोटल कैपेसिटी बताइए कितनी है, राइट। तो बहुत सिंपल है, और जैसा कि आप शायद अच्छे से देख पा रहे होंगे कि दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में जुड़ करके बाद में पैरेलल बन रहा है। तो
तो 3 और 6 का जब दोनों सीरीज में जोड़ेंगे आप तो इसका आएगा 2 माइक्रोफेरेड, और 2 और 2 का जब सीरीज में आप करेंगे तो आएगा 1 माइक्रोफेरेड, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटी घटती है। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कैपेसिटर पर भी आधारित आपको सवाल पेपर में ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ कर जाना। और अब दोनों 2 और 1 पैरेलल में आ गया ना, तो अब कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, राइट। बी उत्तर कर देंगे, 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, वैसे कर ही दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉइल में स्टोरेज एनर्जी पूछी है, मान सारा दिया हुआ है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो कॉइल में 1/2 Li² होता है और कैपेसिटर में 1/2 CV² होता है। ठीक है, और मान रख देना, उत्तर मिलान कर लेना कितना आता है। देखो 1/2 L दिया हुआ है 5 मिली हेनरी और I² करंट दिया हुआ है 10, तो 10 की स्क्वायर करोगे तो आएगा 100। ठीक है, और इसमें जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो -1 बचेगा, यानी 10 का भाग देना है आपको, और ये बन रहा है आपका 5/20। तो लगभग आपका उत्तर जो आएगा वो 0.25 के आसपास आ जाएगा। डी उत्तर रहेगा दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, मुझे उत्तर जरूर बताना कमेंट करके आपका कितना रहा। ड्राई सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है दोस्तों। शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 से 0.4 ओम के आसपास होता है, और 2 एम्पियर आवर इसकी लगभग कैपेसिटी होती है, और 1.5 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। ठीक है, तीनों याद रखना, आ सकता है पेपर में। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है। 3 प्रतिरोध आपको जोड़ते हुए दिखा रहे हैं, और जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं तीनों रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं, सीरीज नहीं है। ध्यान से देखो, मान लीजिए ये प्लस है तो देखो प्लस इसको भी मिला, और यहाँ से प्लस इधर भी मिला, इधर भी मिला। इसी तरह से अगर इसको माइनस माने तो इसको माइनस डायरेक्ट मिला, और यहाँ से देखो दोनों को माइनस मिला। तीनों प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, और समांतर में समान मान के प्रतिरोध हो तो टोटल प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला R/N होता है। R/3 इसका उत्तर हो जाएगा अपने डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है 100 ओम के प्रतिरोध को 50 हर्ट्ज 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो ये तो सवाल ही इसी तरह का दे दिया दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन और कोई डाउट है ही नहीं। जो वोल्टेज की सप्लाई दी है वही करंट की सप्लाई होती है। 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही इसका उत्तर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 200 वाट के लैंप के द्वारा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर सोर्स से ली गई धारा कितनी होगी। दोस्तों ये सवाल देने का मेरा उद्देश्य है कि आपको P, V, I और R इन पर आधारित भी एक न्यूमेरिकल ज़रूर पेपर में मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से P, V, I और R इनको कवर अप करके जाएं। इन पर आधारित जो फॉर्मूले बनते हैं उनको अच्छे से याद करके जाएं। देखो अब यहाँ पर अपन करंट कैलकुलेट करेंगे तो I = P/V का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर 200 वाट है और वोल्टेज भी 200 वोल्ट है, तो करंट 1 एम्पियर होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं 1 एम्पियर कहीं ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन बी में ऑप्शन देखो 200/200 लिखा हुआ है, तो फिर यही करना होगा हमें। 1.1 लिखा हुआ है कहीं एक में, देखो कंफ्यूज नहीं हो जाना इसमें, है ना। आपको बी उत्तर के साथ ही जाना है 200/200। अगला सवाल है RL परिपथ का समय नियतांक। दोस्तों टाइम कांस्टेंट का एक सवाल ज़रूर आ सकता है, चाहे वो कैपेसिटर का हो चाहे इंडक्टर का हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरह का हो सकता है ना। तो याद रखना LR में तो होता है L/R, और कैपेसिटर वाले में होता है R/C। और प्रथम एक समय में कैपेसिटर अपने अंतिम मान का 63.2% चार्ज हो जाता है, धारा अपने प्रारंभिक मान की 63.2% हो जाती है। ध्यान रखना करंट इनिशियल है, चार्ज फाइनल चार्ज का होता है। ये भी सवाल पेपर में हो सकता है कि आ जाए और आपसे पूछा जाए। अगला सवाल है आर्मेचर रिएक्शन से डीसी जनरेटर का जो वायु अंतराल वाला फ्लक्स है उसमें लगभग कितनी कमी आती है। तो वो 5% के आसपास प्रभाव डाल देता है। ट्रांजिस्टर का कौन सा प्रकार सर्वाधिक काम में लिया जाता है। तो सिलिकॉन वाला, एनपीएन वाला सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। 2 कारण हैं। जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन को प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि सिलिकॉन अधिक टेम्परेचर सहन कर सकता है। इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न होता है कि सिलिकॉन में परमाणु क्रमांक कम होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं सिलिकॉन में 14 और जर्मेनियम में 32 होते हैं परमाणु क्रमांक। कम परमाणु क्रमांक
हायर स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, ज़्यादा स्थिर होता है वो। जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो करंट भी अधिक, टेम्परेचर भी अधिक सहन कर पाएगा। सो सिलिकॉन को प्राथमिकता दी। फिर हमने पीएनपी की अपेक्षा एनपीएन को क्यों दिया? तो एनपीएन में जो मेजॉरिटी होती है कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पीएनपी में होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है यानी स्विचिंग स्पीड जो होती है वो अधिक होती है होल की अपेक्षा, और इलेक्ट्रॉनों की जो गति यानी मोबिलिटी है वो होल की मोबिलिटी की जस्ट दोगुनी मानी जाती है। इसलिए हाई स्विचिंग स्पीड होने के कारण पीएनपी को प्राथमिकता दी, एनपीएन को प्राथमिकता दी जाती है। ए उत्तर सही रहेगा सिलिकॉन का, एनपीएन का। अगला सवाल, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग आइसोलेट नहीं होती? तो सेकेंडरी वाइंडिंग भाई ऑटो ट्रांसफार्मर में आइसोलेट नहीं होती, एक साथ ही तो होती है, वही प्राइमरी है वही सेकेंडरी है। इसलिए अगर हमें सेकेंडरी साइड में काम करना है तो इसकी हमें इनपुट को ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मापी यंत्रों की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सीटीपीटी लगाने से भी बढ़ जाती है, शंट और मल्टीप्लायर लगाने से भी बढ़ जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उत्तर अपने सही है, सीटीपीटी, शंट और मल्टीप्लायर। अगला सवाल है, पावर सिस्टम में सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये सीरीज नहीं है, सर्ज पूछ रहा है। सर्ज का मतलब होता है क्षणिक वोल्टेज के मान में वृद्धि होना, तो वो तड़ित यानी आकाशीय बिजली के कारण भी हो जाता है, स्विचिंग ऑपरेशन ऑन ऑफ के दौरान भी होता है, फॉल्ट आने से भी होता है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। डी उत्तर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है कि हाई वोल्टेज डीसी, एचवीडीसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका गुण कौन सा है, कौन सी विशेषता है? तो कोरोना तुलनात्मक रूप से कम होता है, कुछ जगह तो नो कोरोना भी लिखा हुआ होता है डीसी में, लेकिन अपन लेस कोरोना की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कम होता है। नो स्किन इफेक्ट, कोई त्वचा प्रभाव नहीं, क्योंकि स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी के समानुपाती और डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। मोर एफिशिएंट, एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता अधिक होती है, तो अपने अभी डी उत्तर सही रहेगा, ऑल अबोव वाला ऑप्शन करेंगे, सारे गुण बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल, ओसिलेटर के लिए लूप गेन का क्रांतिक मान कितना होता है? देखो, ओसिलेशन के लिए कंटिन्यू ओसिलेशन अगर हमें चाहिए तो लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए, और जब लूप गेन इकाई होती है तो ओसिलेशन अनंत मिलते हैं, और हमें ओसिलेटर में ओसिलेशन ही तो चाहिए, तो लूप गेन का जो क्रांतिक मान होता है वो इकाई होता है। हाँ, इकाई लूप गेन पर ओसिलेशन कितने मिलते हैं? तो वो अनंत मिलते हैं। अगला हमारा सवाल है, इंडक्शन हीटिंग जो होती है उसमें मैक्सिमम मान किसका होता है? तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडक्शन जो हीटिंग होती है ना उसमें एडी करंट विधि का उपयोग करते हैं, और एडी करंट फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। हायर फ्रिक्वेंसी देंगे तो मोर एडी करंट, ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, उसी को अपन इंडक्शन हीटिंग के रूप में काम में लेंगे। डबल गेट किस में होते हैं? तो एससीएस में होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच में होते हैं। एनोड, कैथोड, गेट 1 और गेट 2 नाम के इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। एससीआर में एक गेट होता है, ट्राइक में एक गेट होता है, और डाइक में कोई गेट होता ही नहीं है। अगला सवाल है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है उसमें वोल्टेज का मान कितना है? लगभग 20 किलो वोल्ट होती है हीटिंग वाले में। ठीक है, और अगला हमारा सवाल है कि तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग नहीं है? जब ट्रांसफार्मर को ऑयल से ठंडा कर रहे हैं ना, सॉरी ये तो सारा सवाल ही गलत हो गया है ना, कौन सा भाग नहीं है पूछा है, तेल द्वारा शीतलित का नहीं पूछा, वायु द्वारा शीतलित का है, सॉरी। ठीक है, तो जब ट्रांसफार्मर एयर से ठंडा हो रहा है तो ना तो उसमें कंजर्वेटर होता है, ना ही उसमें ब्रीदर होता है, और ना ही उसमें बकोलज रिले होती है। ठीक है, ऑल अबोव आ जाएगा। इन तीनों ही पार्ट का पर्पज तब होता है जब ट्रांसफार्मर ऑयल से कूलिंग हो, या फिर इस सवाल ये बना सकते हो कि तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर का भाग कौन सा है, तो फिर ऑल अबोव आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेटर भी होता है, कंजर्वेटर का काम होता है तेल की एक्सप्लोजन और जो कंप्रेशन होती है उसका क्षतिपूर्ति करना, ब्रीदर शुष्क हवा भेजना, नमी को सोख के रखना,
और बकोलज रिले जो है वो फॉल्ट से बचाव करवाती है, राइट। तो चलिए दोस्तों यहीं बात ख़त्म करेंगे आज की, और ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।